तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक प्लस टू साइंस के लिए टॉपिक का नेम है ट्रांसफॉर्मर। ये जो हमारा यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, उसका ये बच्चों लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉपी पेन रखो हाथ में, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। बच्चों, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का भी काम क्या होगा वो पहले समझ लें। आप लोगों के जो मोहल्ले होंगे बच्चों, वहां पर हर एक मोहल्ले को एक अलग से ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया गया है। दो बड़े बड़े खंभे होंगे, उनके बीच में बच्चों एक टीवी सेट्स के जैसा एक मटेरियल इंसर्ट किया गया है, कम से कम 10 फीट की हाइट के ऊपर। तो बच्चों, ऐसी एक चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर, जहां से आपके जो ये आपका मोहल्ला है, जो आपका टाउन है, वहां पर क्या है, बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो ट्रांसफार्मर तक जो बिजली प्रोवाइड की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों, वो कहां से आ रही है? पावर स्टेशन से, थ्रू डिफरेंट पावर स्टेशन। तो आप तक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों, वो जो आपके घरों में चाहिए, आपके लिए जो आपके घर में अप्लायंसेस होंगे, उनको वर्कआउट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, वो बच्चों कितनी है? 220 से 240। ओके, आप लोगों को इतनी वोल्टेज चाहिए अपने घरों के अंदर जो अप्लायंसेस है उनको वर्कआउट करने के लिए। तो जो वोल्टेज प्रोवाइड की गई, जो पावर स्टेशन से वोल्टेज भेजी गई है, वो बच्चों कितनी भेजते हैं? वो तकरीबन नियर अबाउट इतनी 11,000 वोल्ट के पास। तो इतनी वहां से भेजी जाती है। और क्यों ये भेजी जाती है, डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले समझ लें कि वहां से जो मान लो आपके टाउन के पास, जहां आपके जो सिटी है, जहां एक ही बात समझ लो कि जो आपके स्टेट है, उसका अगर कोई पावर स्टेशन है मान लो, तो वो पावर स्टेशन से जो बिजली पैदा की गई, वहां से, ये पावर स्टेशन है, यहां से बिजली जो पैदा की गई वो आपके डिफरेंट टाउन्स, जहां आपके जो सिटी है, वहां तक भेजी जाएगी। ऐसे आ गई एक को, ऐसे दूसरी को आ गई। तो ये जो बच्चों यहां से भेजी जाती है, ये कितनी भेजी गई है? 11,000 वोल्ट। कहां तक? आपकी सिटी को। तो ये 11,000 वोल्ट आपके घरों में जब चाहिए, तो वो कितनी चाहिए? ये। तो देयरफॉर इसको, इस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना, इसकी वैल्यू को अब क्या करेंगे? इतनी चाहिए तो इसकी वैल्यू को क्या करना है? डाउन करना पड़ेगा। तो आप लोगों के घरों के पास, जो आपके टाउन के जो मोहल्ले में ट्रांसफॉर्मर लगा होगा बच्चों, उसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब इसकी ये जो वोल्टेज है, इसको डाउन करने वाला ट्रांसफॉर्मर। तो 11,000 वोल्ट को डाउन करके कितनी चाहिए? इतनी लेनी, इतनी वहां से प्रोवाइड करनी, इससे इतनी वोल्टेज बनानी और वो आपके घरों तक सप्लाई करनी। तो हमारे पास अभी इतनी वोल्टेज आ जाएगी, वो हमारे घरों तक पहुंचेगी और जो हमारे अप्लायंसेस है वो चलेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो यहां से जो वोल्टेज बनाकर बड़ी करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके इतनी भेजी गई, तो देयरफॉर यहां पर पावर स्टेशन में जो ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे वो कौन से होंगे? स्टेप अप। सो देयरफॉर स्टेप अप का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना। और स्टेप डाउन का काम क्या है? वोल्टेज को डाउन करना। तो पावर स्टेशन पे जो लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो होते हैं स्टेप अप, ताकि वोल्टेज को बढ़ाकर भेजा जाए। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, एक डेंजर का साइन बनाकर कुछ इतनी वोल्टेज का साइन डिफरेंट सिटीज में आपको मिलेंगे, साइन बोर्ड्स, कि यहां पर इतनी वोल्टेज आ रही है, डेंजर है, कृपया आप यहां से दूर रहें। तो देयरफॉर बच्चों, वो वोल्टेज जो आ रही है वो स्टेप अप आकर बनकर आ रही है। तो स्टेप अप ने इतनी वोल्टेज भेजी है उन लाइंस के थ्रू, और जो आपके मोहल्ले तक पहुंची बच्चों, वो इतनी ही आ रही है। अब उसको क्या कर दिया गया है? डाउन कर दिया गया है इतनी वोल्टेज तक, ताकि आपके घरों तक वो इजीली वोल्टेज इतनी प्रोवाइड कर दी जाए। क्लियर है? अप और डाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स है, एक अप है और एक डाउन है। क्लियर? अब देखा जाए ट्रांसफॉर्मर है क्या। सो देयरफॉर आप लोगों को यहां से समझ आ गया होगा कि एक ऐसा अप्लायंस, एक ऐसा डिवाइस जो कि वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है,
तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज। तो वोल्टेज को जो ट्रांसफॉर्म करता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, करंट को नहीं, वोल्टेज को। क्लियर? तो जो ट्रांसफॉर्मर है, तो देयरफॉर अभी हम देखें ट्रांसफॉर्मर चलता कहां पर है, किसके ऊपर चलेगा, किसकी वैल्यू को बढ़ाएगा या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कैसे करेगा, इसको हम बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर है। तो इसकी जो डायग्राम है, इससे आपको समझ में आता होगा बच्चों, कुछ ऐसे केसेस हमने करे थे। एक ये वाइंडिंग, एक ये वाइंडिंग, किसी लैमिनेटेड कोर के ऊपर, लैमिनेटेड वर्ड यूज किया गया क्योंकि डिफरेंट पतली पतली शीट्स ली गई हैं जिसकी कोर बनाई गई और उसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। तो लैमिनेटेड शीट्स क्यों यूज करते थे, ताकि हम किसको डिक्रीज कर सके, एडी करंट को। ओके, एरिया स्मॉल कर दिया गया है। तो ये वाली जो वायरिंग, एक वायरिंग जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, ये वाइंडिंग होगी उसकी, और ये होगी हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पर की गई। तो ये कॉइल कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? तो प्राइमरी सेकेंडरी दो वाइंडिंग्स हैं, तो कौन सी चीज किसके अंदर, इसको हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर काम करेगा, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ये भी क्लियर। अब होगा क्या, तो देयरफॉर अभी इस इंडक्टर था, इंडक्टर के अंदर अगर हम यहां पर वोल्टेज की वैल्यू, जो हम यहां पर अभी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, मान लो मैं यहां पर एसी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एसी क्या करेगा, उसकी वैल्यूज लगातार इंक्रीज डिक्रीज करती जाएगी। तो यहां पर उसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण, चेंज आने जाने के कारण, यहां पर ईएमएफ की क्या होगी, बढ़ती कम होती जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। तो देयरफॉर चेंज आ रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि चेंज आने के कारण कौन सी चीज में चेंज होगा, करंट की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, लगातार चेंज होगी। तो एक बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि लेंस रूल के अकॉर्डिंगली बनी थी, वो लगातार इसके अंदर पैदा होगी। तो साथ में वाइंडिंग कौन सी है, ये सेकेंडरी है, तो उसके कारण इसके अंदर भी पैदा होगी। तो जो ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगी वो हम यहां पर रिसीव कर लेंगे। ओके, तो यहां पर एक हमारे पास रिसीव होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही। तो वो कैसे होगी पैदा, बोलो जल्दी से। इसके कारण इसके अंदर भी ईएमएफ पैदा होगी, तो वो इसके अंदर करंट लगातार चेंज होगा क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आ रही थी। तो यहां पर मैं कोई रेसिस्टर लगाऊंगा तो रेसिस्टर वर्कआउट करना शुरू करेगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, करंट पैदा हो चुका है। तो उसके दोनों टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जहां कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव बनेगा क्योंकि यहां पर भी एसी ही पैदा होगी। सो देयरफॉर क्या होगा, यहां पर इन पॉइंट्स के ऊपर मेरे पास क्या आएगी, ईएमएफ आएगी। तो उसको मैंने यहां पर बना दिया कि मेरे पास ईएमएफ पैदा हो गई है। तो बात समझ में आ गई। म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली जो ईएमएफ होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अंदर पैदा होगी। करंट आएगा तो करंट के कारण क्या है, देयरफॉर ईएमएफ तो है उसके अंदर। ओके, कोई वोल्टेज उसके अंदर पैदा हो रही है। तो क्लियर, म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ में आ गया, अप डाउन समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी वो देखते हैं। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से छोटा सा इसका। ओके, अभी क्वेश्चंस माइंड में रखना जरूर कि ये पावर स्टेशन से जो वोल्टेज भेजी जाती है वो 11,000 होती है, जो घर तक पहुंचती है वो 220 वोल्ट है। 11,000 वोल्टेज वहां से क्यों भेजी जाती है, क्या कारण है कि हमेशा वहां से 11,000 वोल्ट भेजी जाती है, तो वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले अब इसकी वर्किंग समझेंगे बच्चों कि वर्किंग क्या है, कैसे काम होता है, वो हमने ऑलमोस्ट समझ ली है। म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली काम होगा, लगातार चेंज आएगी यहां पर, क्योंकि चेंज आनी जरूरी है, तभी जो करंट होगा वो पैदा होता है साथ वाली वायर के अंदर। ओके, जहां इसी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी जो कि इसको अपोज करेगी। वो कैसे होगी, क्योंकि अगर इसके अंदर पैदा होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी इस चेंज की वजह से। देयरफॉर तभी हम एसी की ओर बढ़े थे, डीसी से। फर्स्ट 3 चैप्टर डीसी, अभी एसी है।
तो एसी लगातार चेंज, उसकी चेंज की वजह से इसके अंदर चेंज, तो इसके अंदर चेंज, तो यहां पर भी मेरे पास एक सेकेंडरी ईएमएफ पैदा होगी जो कि इंड्यूस्ड है। ओके, अब क्या करेंगे, वर्किंग है तो फॉर्मूलाज जो इसके अंदर आएंगे वो समझे पहले कौन कौन से हैं। देखो ये हमारे पास थी जो हमने सप्लाई की, तो वो मान लो ईपी है। अब ईपी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमारे पास वोल्टेज है जो हमने प्रोवाइड करी है, जो ये ट्रांसफॉर्मर को दी जा रही है इस थ्रू दिस एसी सोर्स या जनरेटर, कोई भी बोलो, जो कि इसको वोल्टेज दे रहा है। तो ये ईपी है, तो देयरफॉर इस ईपी की वजह से यहां पर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर यहां पर बच्चों सिर्फ एक ही कॉइल हो, कॉइल तो एक है, टर्न ही एक हो, जैसे एक ही टर्न है बस, और इस साइड भी एक ही टर्न हो, क्या समझना अभी, इस साइड मैंने क्या प्रोवाइड किया, एसी, एक टर्न है, यहां पर मैं ये आउटपुट एज आउटपुट ले रहा हूं, जो कि इसको चेंज करके ये बना दिया गया, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मर का क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करे, कैसे करके समझेंगे अभी। अब क्या है, ये ईपी मैंने प्रोवाइड की, तो इसकी वजह से यहां पर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अगर यहां पर एक टर्न है, ओके, और यहां पर भी एक टर्न है, सो देयरफॉर जितनी ईएमएफ यहां पर इंड्यूस्ड हुई होगी उतनी ही यहां पर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, देखो यहां पर इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी कॉइल के अंदर पैदा हुई, तो उसके बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। साथ वाली के अंदर पैदा हो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां पर जो ईएमएफ पैदा होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और यहां पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए उसके अकॉर्डिंगली पता होगी, तो यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कितनी ले रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये पैदा हुई, तो इसकी वजह से ये, और यही वोल्टेज यहां पर पूरी पूरी आ जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई वोल्टेज अलग से कोई और नहीं है, यही यहां पर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो पैदा हो रही है वोल्टेज वो करंट भेजेगी, तो वही करंट बताएगा कि यहां पर कितनी वोल्टेज आ रही है। ओके, क्योंकि इसके अंदर एज अ अपने आप कोई वोल्टेज तो है नहीं, तो इसकी वजह से यहां पर पैदा हुई, तो करंट जो आएगा वो इसका मतलब हम बना सकते हैं यहां पर कि कोई ना कोई वोल्टेज है जो कि इस करंट को भेज रही है। ओके, यहां पर कोई ना कोई वोल्टेज आ रही है, जहां ऐसे बोल दो कि यहां पर जो करंट आया वो हमें बताएगा कि कितनी वोल्टेज यहां पर पैदा हुई है। ओके, तो वो कैसे होगा, करंट हमारे पास होगा V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, आर लगा दिया, जैसे यहां पर लगाया था, आई है आर है तो V ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो वो भी यहां पर आ गई। तो वो कैसे आएगी, रेसिस्टर के पैरेलल, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा कैसे अटैच होता है, किसी भी रेसिस्टर के पैरेलल, तो वो हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज यहां पर कितनी है। क्लियर, ओके, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होगा। कैसे किया था हमने, इसको भी कैसे समझा था, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी वो ई थी, वो क्या था, डी फाई बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो यहां पर एन लगता है। ओके, अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 हो, यहां पर भी और यहां पर, चाहे म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, तो फॉर्मूला सेम रहता है। तो अगर इसके अंदर पैदा हुई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 है, तो देयरफॉर यहां पर भी 1, और इसके लिए भी क्या होगा, जो ईएमएफ यहां पैदा हुई यहां पर नंबर ऑफ टर्न 1 है, तो इसके अंदर भी ईएमएफ उतनी ही जितनी यहां पर थी। ओके, अब जितने हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझा था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने अच्छे से इसको, कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो देयरफॉर अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने क्या समझा यहां पर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के लिए 1 है, नंबर ऑफ टर्न 1, नंबर ऑफ टर्न 1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों की क्या होगी, सेम। ओके, ये प्राइमरी के लिए हो गया, ये सेकेंडरी के लिए हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो अगर, तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके अंदर पैदा होगी वही इसके अंदर होगी। क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि बच्चों इसने इसको पैदा किया तो यही यहां पर ट्रांसफर होगी, और इसी के कारण यहां पर हमारे पास वोल्टेज आएगी। और अब ये यहां पर ट्रांसफर होगी, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए तो बच्चों इस ऑटोमेटिकली यहां पर ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर मैं नंबर ऑफ 1 1 के लिए ले रहा हूं टर्न के लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत से बनाने हैं, समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 हो
तो वो 1 का फॉर्मूला क्या था, ये क्या है, ईएमएफ पूरी, तो ये ईपी है, ये वाली मैं इसके लिए पढ़ूंगा पहले, ईपी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एन, साथ में क्या होगा d∅dt माइनस लगाकर, उसी के कारण इसके लिए भी क्या होगा n d∅dt हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स वन नंबर ऑफ टर्न के लिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न अगर 1 हो तो फॉर्मूला बनता है ये, अभी नंबर ऑफ टर्न 1 थी, यहां पर n की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर यहां पर क्या होगा, ये जो ईएमएफ होगी ये होगी किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न 1 के लिए, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 1 है। ओके, तो ये वैल्यू कुछ इतनी बनी, तो देयरफॉर ये टर्न्स किसके लिए है, ये ईएमएफ जो बनेगी वो किसके लिए होती थी, टर्न 1 के लिए, ये भी टर्न 1 के लिए, और ये नंबर ऑफ टर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पूरी पूरी ईएमएफ बनती थी हमारे पास। बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ टर्न 1 के लिए है, क्योंकि सिंपल बात समझते थे, पहले हमने ईएमएफ सिंपल पढ़ा था कि कैसे पैदा होगी d∅dt के, तो देयरफॉर ये नंबर ऑफ टर्न 1 के लिए है कि 1 ने, एक टर्न ने इतनी ईएमएफ पैदा की, इतनी ईएमएफ पैदा की, अब वो n के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो टोटल ईएमएफ कितनी कितनी हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न 1 के लिए, तो यहां पर आएगा ईपी अपॉन एन, अब ये प्राइमरी के लिए था तो यहां पर मैं पी लगाऊंगा, ये सेकेंडरी के लिए तो एस लगाऊंगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ई एस अपॉन एन एस, फॉर्मूला बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे, एक फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत जरूरी था ये समझना। अब क्या होगा, ई एस की वैल्यू लिख दो, वो क्या बनेगी, ईपी, साथ में आएगा एनएस अपॉन आएगा एनपी, क्लियर। ईएस की वैल्यू क्या आएगी, ईपी, साथ में एनएस ऊपर अपॉन एनपी। अब ये कौन से थे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, जैसे अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम थी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करेंगे हम इसको, तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब जो फैक्टर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसको डिवाइड करेंगे जब बच्चों एनपी के साथ, तो 1 से बढ़कर वैल्यू आएगी, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली ईएस की वैल्यू ईपी से क्या होगी, ज्यादा। सो देयरफॉर अगर नंबर ऑफ टर्न्स जिसके भी ज्यादा, उसके अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स लेस थे तो इसकी वैल्यू जो है ये, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो इसकी वैल्यू जो है वो है ईएस। अब इसकी ज्यादा है तो इसके बाद इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ईएस की। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ टर्न्स लेस होते तो इसकी वैल्यू क्या होती, कम होती। तो इसको हम अब यही चीज डिसाइड करेगी कि ईएस की वैल्यू जो होगी वो ईपी से ज्यादा होगी या कम होगी। तो क्या समझे, इसको हम बोलते हैं, यही चीज डिसाइड करेगी ना, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक रेशियो है दोनों की, क्योंकि सेम क्वांटिटीज है, कोई इनका यूनिट्स नहीं होगा, कटिंग होगी प्रॉपर यूनिट्स की, डायमेंशनलेस होंगे, तो देयरफॉर रेशियो आ गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्म करने को हमारे पास बताएगी कि कैसे ट्रांसफॉर्म होकर ईएस की वैल्यू बढ़ेगी या लेस होगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास एक बन के तैयार है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके डन। अब देखिए एक और बात, ये हमारे पास लैमिनेटेड कोर हमने यूज की, जितनी और इसके जो ईएमएफ यहां पर थी एक टर्न के अक्रॉस जो आई, जो यहां पर पैदा हुई अकॉर्डिंग टू लेंस रूल, वही यहां पर जाएगी। सो देयरफॉर कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज नहीं होनी चाहिए, वरना अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज कहीं पर भी हुई तो जितनी ईएमएफ एक टर्न के अक्रॉस पैदा हुई है वही यहां पर ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली जितनी यहां पर बनी थी वही इस लैमिनेटेड कोर के थ्रू होती हुई यहां पर आनी चाहिए, फ्लक्स में लीकेज नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी असम्पशन है जो हमें मानकर चलनी पड़ेगी कि किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए कि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर है वही यहां पर जाए, लीकेज ना आए।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो करंट हो वो जितना ज्यादा कम से कम हो सके उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाएगा। तो अगर वो आ गया तो उसकी वजह से कौन सा आएगा बच्चों, एडी करंट्स आएंगे। हीट होने की वजह से हीट आ गई तो हिस्टेरिसिस लॉसेस भी आएंगे, हमिंग साउंड भी आएगा, की आवाजें भी हमें सुनाई देंगी। तो बच्चों वो चीज नहीं, हीटिंग लॉसेस नहीं आने चाहिए। तो करंट की वैल्यू भी जितनी हो सके वो कम रखनी पड़ेगी, इसमें भी और चाहे इसमें भी। वो चाहे हम कैसे भी करें उसकी वैल्यू को हमें डिक्रीज रखना पड़ेगा। ओके, फ्लक्स में लीकेज नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में लीकेज नहीं चाहिए, जितनी है उतनी ही आगे पहुंचे। प्राइमरी की रेसिस्टेंस, इसकी जो रेसिस्टेंस, इसका करंट की वैल्यू भी लेस से लेस हो सके। सेकेंडरी वाली साइड पे भी करंट की वैल्यू लेस से लेस हो सके। कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, चॉक कॉइल, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास लेस से लेस हो सके उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ओके, ये 2-3 असम्पशंस थी जो ट्रांसफार्मर के अंदर होनी चाहिए। बट ये लगातार हर एक ट्रांसफार्मर जितने भी बने होंगे बच्चों, उनके अंदर ये चीज पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। क्योंकि थोड़ी बहुत ही हर एक, आप जो आपके टाउन में बच्चों ट्रांसफार्मर्स के पास अगर आप जाकर खड़कर देखेंगे तो आपको वहां पर भी एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता हो सुनेगा। तो बच्चों वो भी क्या एक नॉइस पैदा कर रहा है, जो इसकी एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। ओके, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर थी वो पूरी यहां पर नहीं पहुंच रही है। सो देयरफॉर कभी भी ट्रांसफार्मर 100% की एफिशिएंसी नहीं देता है, वो नियरली 90% की एफिशिएंसी देता है। क्योंकि कोई भी यहां पर भी अगर जो कॉइल्स टर्न की गई है ये प्रॉपरली, इसके अंदर भी रेसिस्टेंस की वैल्यू कोई ना कोई है, इस ये रेसिस्टेंस से लेस नहीं है, मींस रेसिस्टेंस लेस नहीं है ये, इसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कोई ना कोई है। तो देयरफॉर रेसिस्टेंस फ्री नहीं है, ओनली इंडक्टेंस काम नहीं कर रही है, रेसिस्टेंस भी थोड़ी बहुत ही होगी। तो लॉसेस थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि वो आ रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। देयरफॉर एफिशिएंसी नियरली 90% के पास ही रहती है। ओके, तो ये भी डन। अब अच्छे से समझे इसको। एक और चीज, असम्पशन हमने मान ली। अब देखो, अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही कहीं पर भी, जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर जाएगी। तो इसका मतलब जितनी यहां पर पावर होगी उतनी ही पावर यहां पर होनी चाहिए। क्लियर है कि जितनी पावर यहां पर है उतनी ही पावर यहां पर आएगी। अगर ये असम्पशन मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज नहीं चाहिए, नहीं अलाउ हो, तो बच्चों जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर आएगी। तो पावर जितनी इस प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस है उतनी सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस भी पावर चाहिए। समझ के बात? तो लीकेज नहीं अलाउड है, तो जो जो चीजें यहां पर पॉसिबिलिटी है तो ये लैमिनेटेड कोर लेकर गई आगे, तो जो पॉसिबिलिटी यहां पर है वो उतनी ही यहां पर लेकर गई, कोई भी लीकेज किसी भी तरफ नहीं आई। तो जितनी एनर्जी यहां पर आ रही है उतनी एनर्जी यहां पर है, तो एनर्जी दोनों साइड सेम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी की तरफ हो गया, सेम टाइम दोनों के लिए सेम, कट गया। इसका मतलब जितनी पावर यहां पर उतनी ही पावर यहां पर, दोनों तरफ पावर सेम चाहिए। तो पावर सेम करने का मतलब क्या, यहां पर ईपी इंटू आईपी और यहां पर ईएस इंटू आईएस, वी इंटू आई पावर है, तो ये दोनों साइड लिख दिया हमने। क्लियर? अब देखो क्या है, अब ध्यान से समझना बच्चों। वो 11,000 वोल्ट की वैल्यू मैं समझाऊंगा अभी क्या है। ईपी आईपी इक्वल टू ईएस आईएस। तो अगर इसको मैं रेशियो वाइज लिखूं तो बच्चों मैं लिखूंगा अगर ईएस अपॉन ईपी, ये साइड तो यहां पर आएगा आईपी अपॉन आईएस। ओके, अब देखो क्या है, ईएस की वैल्यू बढ़ी और ये इसके साथ कैसे है, इनवर्सली। ये इसके साथ कैसे है, इनवर्सली। जितनी पावर यहां पर उतनी पावर यहां पर। अगर ईपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आईपी की वैल्यू कम होगी, अगर आईएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो अगर ईएस की वैल्यू ज्यादा तो आईएस की वैल्यू कम, अगर आईएस की वैल्यू ज्यादा तो ईएस की वैल्यू कम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर अप है तो इसकी ईपी की वैल्यू यहां पर
जो ईएस होगी, ईएस की वैल्यू ईपी से क्या होगी, ज्यादा होगी अगर ट्रांसफार्मर अप है। तो अगर ईएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो आईएस की वैल्यू क्या होगी, कम। यहां पर ईपी की वैल्यू अगर कम है तो यहां पर आईपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये बात समझ के चलो कि यहां पर अगर ईपी की वैल्यू अप है, या आपकी बात करूंगा तो ईपी की वैल्यू लेस है तो आईपी की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर अगर ईएस की वैल्यू ज्यादा है तो आईएस की वैल्यू कम है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, सेम, पावर सेम चाहिए। लीकेज कहीं पर भी नहीं आने चाहिए, लॉसेस तो होने ही नहीं चाहिए। थोड़े बहुत होते जरूर हैं, बट अगर हम इसकी चीज को इग्नोर करके चले, 90% के अप्रोक्सीमेशन लेकर चले, तो ये चीज हम पॉसिबिलिटी बनाकर चलनी चाहिए कि हमारा 100% ट्रांसफॉर्मर क्या है, बेटर है। तो ये चीज बनी। तो ये बात समझ में आ गई, एक की वैल्यू ज्यादा एक की वैल्यू कम, डन। तो एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी बन गया, डन। अभी एक ये अगर बन गया तो हमें पता है ES अपॉन EP होता है क्या, NS अपॉन NP। तो यहां पर एक फॉर्मूला ये भी बनेगा NS अपॉन NP, इसके साथ ये भी फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ES अपॉन EP NS अपॉन NP। बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो आराम से बनते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे इसको। अब क्यों किया जाता है कि पावर स्टेशन से इतनी वोल्टेज भेजी जाती है, इतनी वोल्टेज बढ़ाकर भेजी गई, क्योंकि अगर वोल्टेज देखो, मान लिया स्टेप अप है, ये कहां पर लगा, पावर स्टेशन पे लगा, इतनी वोल्टेज वहां पर जनरेटर ने पैदा की, अब सेंड करनी है तो उसके लिए ये स्टेप अप लगा दिया, यहां पर ES की वैल्यू बढ़ गई। अब मान लो यहां पर उसने पैदा की 440 वोल्ट, EP ने, ये कहां पर है, यहां पर पैदा की गई ट्रांसफार्मर ने। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, अप ट्रांसफार्मर है। इसने यहां पर ES की वैल्यू कितनी बढ़ाकर भेज दी, 11000 वोल्ट। अब ये हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू लाइंस, ओके, बड़ी बड़ी वायर्स के थ्रू ये अब वोल्टेज जो है वो आगे भेजी जाएगी। और अब ये अगर आगे भेजी जानी चाहिए तो EP की वैल्यू क्या है, अब यहां पर ES की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, मींस वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है अभी जो आगे भेजी जाएगी। ओके, तो अब ये अगर आगे भेजी जा रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां से अब था इसकी वैल्यू ज्यादा इसके मुकाबले, तो यहां पर IS की वैल्यू क्या है, कम, करंट की वैल्यू कम कर दी गई। तो देयरफॉर पावर स्टेशन से जब वोल्टेज भेजी जाती है तो उसकी करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। थ्रू वायर भेजी जाती है तो वायर की रेजिस्टेंस भी होगी ना, तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग वर्क करेगा। पावर लॉसेस आएंगे, अगर मैं यहां पर पावर की बात करूं तो वो क्या होगा, ये होगा। करंट तो रेजिस्टेंस तो वहां पर होगी, कॉपर है थ्रू दी वायर, कॉपर की वायर्स होंगी, एल्यूमिनियम की वायर्स होंगी, तो उसकी रेजिस्टेंस तो होगी। तो अगर करंट की वैल्यू भी आ जाए तो पावर लॉसेस ज्यादा होगी। इसलिए हम स्टेप अप करने के दौरान क्या करते हैं बच्चों, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, ताकि क्योंकि उस वक्त क्या हो, पावर लॉसेस क्या हो सके, रिड्यूस हो सके थ्रू इट्स ट्रांसमिशन टाइम। अब इसकी वैल्यू, इसका मतलब IS की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, लेस तो पावर लॉसेस लेस, तो लॉसेस को लेस करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा अप ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करके ही भेजा जाता है। ओके, और जब घरों पर आएगी तो बच्चों एट दैट टाइम क्या होगा, स्टेप डाउन लगा होगा, तो इसकी वैल्यू टर्म्स क्या होंगे, लेस होंगे, इसकी टर्म्स ज्यादा होंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो कितनी होगी, 220 वोल्ट होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो घरों में करंट तो ज्यादा चाहिए वर्कआउट करने के लिए, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। अब इसके जो अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो बच्चों क्या होता है, आउटपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट और इनपुट क्या होगी, आउटपुट पावर और इनपुट पावर किसी भी ट्रांसफॉर्मर की। आउटपुट के लिए पावर क्या होगा, ES IS अपॉन EPIP, यही होगा। अब इन दोनों की मल्टी, अगर ये तो ट्रांसफॉर्मर बहुत बेटर है, बेस्ट ट्रांसफॉर्मर है, इसकी बिल्कुल भी लॉसेस नहीं है, तो जितनी पावर यहां पर है, क्योंकि पावर सेम चाहिए, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन करके 1 वैल्यू आनी चाहिए। 1 वैल्यू आ गई तो इसकी अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी हो तो बच्चों कितना आएगा, 100% आ गई।
तो वो होती नहीं है, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज लेस होती है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि लॉसेस के कारण, फ्लक्स के कारण यहां पर प्रॉपर उतनी ही पावर जितनी यहां पर उतनी नहीं पहुंच पाती, तो इसकी वैल्यू लेस हो गई, तो कुछ 0.9 आ जाएगी। डिवाइड करेंगे जब हम इसके साथ 0.9 आ गई, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 90% बन गई। ओके, 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% बन गई। तो देयरफॉर एफिशिएंसी हमेशा ट्रांसफार्मर की नियर 90% के पास पास रहती है। अब है बच्चों, इसके करेंगे हम डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं और इसके फायदे कौन कौन से हैं ट्रांसफार्मर के। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले कौन सा आएगा बच्चों, हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होते हैं बच्चों, ये जो आयरन कोर है कभी ये मैग्नेटाइज होती है, कभी डीमैग्नेटाइज होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि थोड़ी सी फ्लक्स जो है यूज अप में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बहुत सारी यूज अप होगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, प्रॉपरली पावर यहां पर नहीं पहुंच पाती। फर्स्ट चीज, लीकेज हमेशा फ्लक्स की रहती है। लैमिनेटेड कोर हमें यूज करनी पड़ेगी लीकेज को खत्म करने के लिए, एडी करंट्स को रिमूव करने के लिए। हमिंग साउंड खत्म करना पड़ेगा। ओके, हीटिंग प्रोसेसेस होते हैं, कोर जो है वो हीट होगी, लैमिनेटेड कोर उसको भी खत्म करेगी। हमिंग साउंड फिर से खत्म करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे बहुत से हमारे पास जो कॉपर के कारण क्या मतलब क्या, अभी जो ये कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहां पर भी जो ये वायर इसके ऊपर टर्न की गई है, ये कॉपर की हो सकती है। अगर कॉपर की है तो बच्चों इसका मतलब ये हमें यहां पर ओनली इंडक्टेंस तो काम नहीं करेगी, आरबी होगा, कि कॉपर की रेसिस्टेंस भी होती है। तो अगर आरबी है तो बच्चों एट दैट टाइम भी क्या होगा, पावर लॉसेस आएंगे ही आएंगे। सो देयरफॉर बच्चों बहुत सारे इसके क्या है, आप आराम से बुक के ऊपर इसको पढ़ लेना अच्छे से कि बच्चों इसके अभी कौन कौन से लॉसेस और भी हैं जो वर्कआउट करते हैं। ओके, तो पावर लॉसेस में आ गया हमारे पास, आयरन भी होगी, आयरन लॉसेस भी होंगे, कॉपर लॉसेस भी होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज भी होगी, हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होंगे और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी होगा, मींस जो हमने पढ़ा था हमिंग साउंड। ओके, तो ये इसके अंदर जो हमारे पास वेरियस डिसएडवांटेजेस है पावर इसके ट्रांसफार्मर की, वो भी हम वर्कआउट में ले आए हैं। नेक्स्ट है इसके फायदे क्या है। अब फायदे क्या है ट्रांसफार्मर के, हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दूर दूर तक ट्रांसफार्मर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वोल्टेज कैसे किया, अप लगाकर भेजो, डाउन लगाकर रिसीव करो घरों पर। ओके, भेजने के दौरान करंट की वैल्यू लेस की जाती है, क्यों, क्योंकि पावर लॉसेस को ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन भी क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। अब क्या होगा देखो, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी, जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं पावर स्टेशन से, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। अब एट दैट टाइम अगर हम आर की वैल्यू को बच्चों थोड़ा सा इंक्रीज भी कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू बहुत डिक्रीज करके भेजी गई है। 11,000 वोल्ट का मतलब करंट की वैल्यू बिल्कुल डाउन आ चुकी है, नेग्लिजिबल अमाउंट में है बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब क्या, देखो यहां पर जो पावर बनेगी आईपी और इसके कारण बच्चों वो काफी ज्यादा होगी। यहां पर अगर वही चीज देखी जाए, ईएस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी, तो इसका मतलब आईएस नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो जब वो आर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तब भी पावर बनाएगा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की। तो एट दैट टाइम जो हम वायर्स यूज करेंगे इसको ट्रांसफर करने के लिए, अब वो क्या होनी चाहिए, वैसे तो होनी चाहिए थिक। एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम वायर्स यूज करते हैं, बड़ी बड़ी वायर्स जो कि हाई वोल्टेज वायर्स आपके विलेजेस के, आपके टाउन जो आपकी सिटी के ऊपर से जा रही है बच्चों, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। तो अब वो थिक है, थिक होने का मतलब क्या, अब इसके अंदर से करंट इजीली जाएगा। ओके, अब करंट की वैल्यू लेस कर दी गई है, तो इसका मतलब इसको हम थिन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको थिन करके रखें तो रेसिस्टेंस की वैल्यू तो माना के बढ़ेगी, बट बढ़ने के साथ भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत क्या है, डिक्रीज है। तो इसका मतलब इसको भी हम अगर लेस कर देंगे तो इसका मतलब हमारा पैसा बचेगा, क्योंकि कॉपर बहुत महंगा है। तो थिन वायर करने के साथ भी क्या होगा, कंस्ट्रक्शन और हमारा पैसा डेफिनेटली बचेगा। तो उसके साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी तो इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम थिन वायर्स भी यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। क्लियर, तो ये भी हो गया। अब फायदे भी आ गए, डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, छोटा सा टॉपिक है चॉक कॉइल, उसको करेंगे। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका पहले। तो बच्चों टॉपिक है चॉक कॉइल। अब चॉक कॉइल का काम क्या है,
कि जब करंट की वैल्यू किसी भी सर्किट के अंदर हमने इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो, एसी करंट की वैल्यू एट दैट टाइम, सिंपल डिक्रीज करनी हो एट दैट टाइम, हम चॉक कॉइल को यूज करते हैं। क्यों चॉक कॉइल को यूज किया गया? करंट को डिक्रीज करने के लिए हम आर भी वो लगा सकते हैं, बट आर लगाने के साथ क्या होगा, जब किसी भी डिवाइस के अंदर करंट जा रहा है, जब हमने यहां पर आर लगा दिया तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ पावर लॉसेस आ जाएंगे, आ गए, तो पावर डिसिपेट होनी शुरू होगी। तो हम खराब नहीं करने जाते पावर जो उस डिवाइस के अंदर होगी, वो प्रॉपरली जहां पर भेजनी चाहिए वहां तक जानी चाहिए। तो देयरफॉर हम कौन सा यूज करेंगे? इंडक्टर को यूज कर दो चाहे कैपेसिटर को यूज कर दो उस डिवाइस के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर बच्चों क्या है, एवरेज पावर डिसिपेट करते हैं क्या ये दोनों? अगर अलग अलग लगे हो, अगर हमने अकेला इंडक्टर लगा दिया तो क्या होगा, पावर पड़ा था, पावर फैक्टर समझ याद है ना बच्चों, ईवी आईवी ईवी साथ में क्या था, cos फाइव। तो अब अगर इंडक्टर लगा हो तो तब भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और अगर कैपेसिटर लगा हो तब भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अगर फेज डिफरेंसेस 90 डिग्री के हैं तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ पावर क्या होगा, इसकी वैल्यू 90 वैल्यू 0, तो पावर क्या होगी, 0 डिसिपेट होगी। तो अगर ये है तो यहां पर 0 डिग्री तो पावर आएगी, तो इसका मतलब हमने आर यूज नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भी बच्चों जो पिछले केस में मैंने बता रहा था उस वाले केस में भी अगर आर इसका होना नहीं चाहिए बट होता जरूर है, तभी 90% है, तो हम इंडक्टर को ही यूज में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद पावर डिसिपेट नहीं करता। ओके, थोड़ी बहुत इसकी रेजिस्टेंस होगी जो कि है अलाउड है, हम इतना बर्दाश्त कर सकते, इतनी टॉलरेंस हमारी है कि इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं कि इतनी पावर डिसिपेट हो, तो वो होती भी जरूर है, इसलिए 90% के पास हमारी एफिशिएंसी रहती है। तो अगर यहां पर भी हमने इंडक्टर यूज किया, क्यों? क्योंकि वो खुद पावर डिसिपेट नहीं करता है। हाँ, जिस मटेरियल से बना उसकी रेजिस्टेंस है तो थोड़ी बहुत पावर डिसिपेट हो सकती है। ओके, अब इसको लगाएंगे, देयरफॉर हमें इन दोनों चीजों को हम प्रेफर करेंगे लगाने के लिए, इन किसकी जगह पर, आर की जगह पर। ओके, तो खुद ये एवरेज पावर डिसिपेट नहीं करते पूरी साइकिल की। डन। अब क्या होगा, तो इनको अब यूज करेंगे तो कैसे, अब मान लो मैं इंडक्टर की बात करूंगा तो वो क्या होता है बच्चों, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मीन्स 2 पाई म्यू साथ में एल। ओके, करंट को मिनिमाइज करना है तो वो कैसे करेंगे, वो मिनिमाइज करना है तो वो क्या होगा, ई अपॉन एक्सएल। ओके, तो एक्सएल की वैल्यू क्या है, 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी है साथ में एल। ओके, अगर किसी भी सर्किट, जो सर्किट इसके अंदर यूज आ रहा है, एसी सर्किट ही होगा कोई ना कोई बच्चों, वो तो जिसके अंदर जिसको भी हमने वर्कआउट में लाना है तो ये एसी होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू का होना ज्यादा जरूरी है ना इस सभी चीज का, तभी ये रिड्यूस होगी। अब इसकी वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस है तो इसकी वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, एल की वैल्यू, तभी ये नीचे वाली चीज ज्यादा होगी। तो एल की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, अगर हम कौन सा लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे। ओके, किसके अंदर, जो हमने ये इंडक्टर लगाया इसके अंदर लैमिनेटेड कोर अगर आ जाए, अगर वो आ गया तो एल की वैल्यू ज्यादा होगी, एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू लेस, तो इसकी वैल्यू तो लेस करनी है चौक कॉइल की हेल्प के साथ। तो एज अ चौक कॉइल ये यूज आप में आ रहा है। ओके, तो अगर ये तो हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी लेस, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो एट दैट टाइम क्या होगा, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो इस वाले केस में हम इसको सिंपल एयर कोल्ड ही, इसके अंदर जो कोर होगी वो एयर ही चाहिए, तो सिंपल इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है नहीं। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वजह से भी क्या, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी। तो ये इंडक्टर के लिए। अगर हम बच्चों कैपेसिटर के लिए करेंगे तो एट दैट टाइम क्या होगा, हमें क्या पता है, कैपेसिटर की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा साथ में सी। तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी और साथ में सी। तो करंट फाइंड करना हो तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन क्या है, एक्ससी। तो यहां पर वोल्टेज क्या आ गई, ई, और नीचे एक्ससी है तो उसको हम लिखेंगे, नीचे वाली चीज आ जाएगी ऊपर, 2 पाई फ्रीक्वेंसी साथ में सी। अब करंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। अगर फ्रीक्वेंसी है लो, जो एसी सर्किट है वो लो फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस, तो इसकी वैल्यू अब हमारे ऊपर डिपेंड है हम इसको कितना लेस करना चाहते हैं।
तो अगर इसकी वैल्यू लेस है, इसकी वैल्यू लेस रखनी है हमने, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो इसका ऑटोमेटिकली ये लेस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस हो जाएगी। अब अगर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। तो एट दैट टाइम इसकी वैल्यू लेस कैसे होगी, अगर ये कैपेसिटर सिंपल ऐसे कैसे ही हो। ओके, अब इसके अंदर क्या केस होगा कि इसकी वैल्यू सिंपल ऐसी की ऐसी ही हो। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, इसकी वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो वो कैसे होगा, इसके अंदर कुछ भी चीज फील्ड ना की गई हो। क्योंकि हमें पता है ना बच्चों, हमें पता है कि कैपेसिटेंस सी बनती है मीडियम, कैसे बनेगी, अगर वो के टाइम के साथ सी की वैल्यू, अब ये क्या था, जब इस कैपेसिटर के अंदर कुछ भी ना हो, तो ये है। अगर मटेरियल रख दिया गया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है करंट की, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे, इसके अगर सी की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे करेंगे, अगर इसके अंदर कोई भी फील्ड ना हो, एयर ही हो। ओके, और अगर ये हम अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी वाले केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज है, तब भी इसको एयर ही रहने दो तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज ही रहेगी। तो करंट की वैल्यू जो डिक्रीज करनी है हमने, चाहे इसके साथ कर दो चाहे इसके साथ कर दो। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर बच्चों, एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला, एक एक टॉपिक जो इसके अंदर आ रहा था वो हमने कवर अप कर दिया है। बहुत सारे फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट मार दो बच्चों जल्दी से।